इस समय भव्य ग्रीक साम्राज्य का ध्वज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। आसपास के छोटे राज्यों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे यूनान की ओर आंख उठाकर देख सकें। ग्रीक साम्राज्य के बढ़ते लोभ और शक्ति की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। उस बालक ने बचपन से ही एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, दुनिया को जीतने का सपना। जी हां, यह बालक था सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं, जहां बुराई जन्म लेती है वहीं कहीं ना कहीं उसे मिटाने के लिए अच्छाई का भी जन्म होता है। जहां एक तरफ ग्रीस के राजा सिकंदर का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर पौरव राज्य में एक महान योद्धा का जन्म हुआ, राजा परवश, जिन्हें इतिहास राजा पोरस के नाम से जानता है। समय का चक्र चलता रहा और वह घड़ी आ ही गई जिसके लिए सिकंदर ने एक एक क्षण प्रतीक्षा की थी। वर्ष था 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर अपने दुनिया जीतने के ख्वाब को हकीकत में बदलने के इरादे से चल पड़ा। कहा जाता है, सिकंदर की सेना समुद्र के समान विशाल थी। अगर केवल धनुर्धारी एक साथ तीर चलाते तो पूरा आसमान इस तरह से ढक जाता कि सूर्य की किरणें भी धरती को छू न पाती। और जब सेना एक साथ चलती तो भूमि में ऐसा कंपन होता मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। इतनी विशाल, युद्ध कला में दक्ष, खतरनाक हथियारों से लैस खूंखार सेना, जिसे देखकर ही राजा हथियार डाल देते और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेते। और जो राज्य सिकंदर के सामने झुकने से इनकार करता, उसे क्रूरता और निर्ममता से नष्ट कर दिया जाता। इसी तरह सिकंदर का साम्राज्य एक आग की तरह फैलता चला गया और पूरी दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर देखती रही। सिकंदर ने लगभग समूचे विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब उसकी क्रूर दृष्टि भारत की ओर थी। उस समय भारत कोई एक संगठित देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने तय किया कि वह इन सभी राज्यों को या तो संधि से अपने अधीन करेगा या फिर युद्ध से। अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर जब सिकंदर ने भारत की पावन भूमि पर कदम रखा तो उसका पहला सामना हुआ गांधार के राजा अंबी से। अंबी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। उसका राज्य सिंधु से झेलम नदी तक फैला हुआ था। सिकंदर ने अंबी को संदेश भेजा, या तो वह उसकी अधीनता स्वीकार करे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहे इसे कायरता कहें या विवशता, राजा अंबी ने सिकंदर की विशाल सेना और उसके क्रूर युद्ध इतिहास को देखते हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने बेशकीमती उपहार देकर उसका स्वागत भी किया। लेकिन सिकंदर केवल शक्तिशाली ही नहीं, एक लोमड़ी के समान चालाक भी था। उसे भली भांति झांत था कि आगे उसका सामना उस योद्धा से होने वाला है जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां देगा, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, साम्राज्य। नहीं था तो बस तृप्ति। इसीलिए उसने अंबी के उपहारों को दोगुना करके लौटा दिया और उसे अपनी सेना में शामिल होकर आगे चलने का आदेश दिया। राजा अंबी भली भांति जानता था कि सिकंदर का अगला पड़ाव कौन है, पौरव राज्य और उसका राजा पोरस, जो अंबी का सबसे बड़ा शत्रु भी था। राजा अंबी को यह अवसर मिल गया पोरस को सिकंदर के चरणों में गिरते देखने का, इसलिए वह खुशी खुशी सिकंदर को 5000 कुशल सैनिक देकर साथ हो गया। अब सिकंदर की सेना पौरव राज्य की ओर बढ़ने लगी, लेकिन झेलम नदी को पार किए बिना वहां पहुंचना असंभव था। सिकंदर को राजा पोरस की वीरता और पराक्रम के बारे में भली भांति जानकारी थी। इतनी बड़ी सेना होते हुए भी सिकंदर के कदम पौरव की ओर बढ़ते हुए लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि वहां उसे विजय नहीं, पराजय का स्वाद भी मिल सकता है। क्योंकि जिस राज्य का एक एक सैनिक देशभक्ति के खून से लबालब भरा हो, जहां साधारण सैनिक भी प्रशिक्षित योद्धाओं को धूल चटा दे, सिकंदर जानता था संख्या मायने नहीं रखती, साहस और जज्बा ही निर्णायक होते हैं। इस भय से ग्रसित होकर सिकंदर ने राजा पोरस को एक संधि प्रस्ताव भेजा। इसमें शर्त थी कि राजा पोरस उसकी अधीनता स्वीकार करे, वरना सिकंदर पौरव राज्य को तहस नहस कर देगा, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह प्रस्ताव राजा पोरस के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला था, और वह चोट लगनी भी थी, क्योंकि वो मां भारती का सपूत था। राजा पोरस ने सीधा उत्तर दिया, अब अगली मुलाकात रणभूमि में होगी और भविष्य वहीं तय होगा। राजा परवश पर्वत के समान अटल और पर्वत जितना ही विशाल। इतिहासकारों के अनुसार उनकी लंबाई 7 फुट 6 इंच थी। वे युद्ध कला में निपुण थे और उनका आदर्श था, सर कटाना मंजूर है लेकिन झुकाना नहीं। राजा पोरस वो महाबली थे जिनकी दहाड़ से शत्रु थर्राने लगते थे। इस प्रकार आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए राजा पोरस ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना। अब सिकंदर के पास एक ही रास्ता था, युद्ध। लेकिन सीधा हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि झेलम नदी पार करते ही सामने पोरस की सेना तैयार थी। अगर सिकंदर सीधे हमला करता तो पौरव की सेना उसकी विशाल सेना को नदी में डुबो देती। इसलिए चालाकी से काम लेते हुए सिकंदर ने एक योजना बनाई।
उसने अपनी कुछ टुकड़ियों को नदी के किनारे ऐसे तैनात किया जैसे वह मार्ग ढूंढ रही हों, जबकि असली सेना 17 मील दूर रात के अंधेरे में चुपचाप नदी पार कर रही थी। हजारों सैनिकों और घुड़सवारों ने कुछ ही दिनों में नदी पार कर ली। पोरस की सेना अब भी भ्रम में थी कि सिकंदर मार्ग नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन काल उनकी छावनी तक आ पहुंचा था। रात्रि के समय जब पोरस की सेना विश्राम कर रही थी, सिकंदर की विशाल सेना ने अचानक धावा बोल दिया। आक्रमण इतना अचानक और भयानक था कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। निहत्थे सैनिकों पर तलवारें, बर्छे और जलते तीर बरसने लगे। सोते हुए सैनिकों की छाती चीरते हुए तीर निकलते जा रहे थे। हर ओर विनाश और आग थी, मानो तंबुओं में लगी आग दैत्य का रूप लेकर सेना को निगल रही हो। लेकिन पौरव के शूरवीर अब भी झुकने को तैयार नहीं थे। जो सैनिक बचे थे उन्होंने हथियार उठाए और युद्ध भूमि में कूद पड़े। और फिर शुरू हुआ नरसंहार का महायुद्ध। पूरा आकाश और पाताल तलवारों की टंकार और चीखों से गूंज उठा। भयानक दृश्य, मानो धरती का अंत हो रहा हो। इसी बीच सिकंदर भी अपनी शेष सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। अब पोरस की सेना की स्थिति और भयावह हो गई, लेकिन इस विश्वासघात और कायरतापूर्ण हमले के बावजूद पौरव की सेना ने डटकर मुकाबला किया और सिकंदर को उसकी सीमा दिखा दी, मानो जैसे रणभूमि की हवाओं ने पहले ही भविष्य सुन लिया था। सिकंदर की आंखों में विजय का सपना तो था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में डर भी झलक रहा था। झेलम के तट पर, जहां धरती कांप रही थी और आकाश में चीलें मंडरा रही थीं, सिकंदर घोड़े पर सवार अपने ग्रीक साम्राज्य की झूठी शानो शौकत के साथ खड़ा था। उसकी तलवार की चमक उसके आत्मविश्वास की नहीं, उसके डर की कहानी कह रही थी। तभी रणभूमि में गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल हाथी प्रवेश करता है। उस हाथी की पीठ पर सवार था कोई और नहीं, राजा पोरस स्वयं। पोरस का रौद्र रूप देखकर उसकी सेना में नया जोश भर गया। सैनिकों की आंखों में आग और दिलों में केवल एक नाम, पोरस। पोरस की उपस्थिति ने रणभूमि का पलड़ा पलट दिया। सिकंदर की सेना की गति थम सी गई थी और तभी सिकंदर पहुंच गया अमर सिंह के सामने। अमर सिंह, पोरस के वीर भाई, रणकला में दक्ष और साहस में साक्षात भीम जैसे। उन दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध छिड़ा कि आकाश से बिजली गिरने लगी हो। सिकंदर ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, अमर सिंह ने एक ही वार में उसके घोड़े को चीर डाला। सिकंदर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके होंठों ने भारत माता की मिट्टी का स्वाद चखा। उसके लिए यह हार का पहला स्वाद था। अमर सिंह का रूप अब यमराज सा प्रतीत हो रहा था। सिकंदर के प्राण कांप उठे, लेकिन तभी उसके अंगरक्षक कूद पड़े और उसी अफरा तफरी में सिकंदर घुटनों के बल रेंगता हुआ भाग निकला। वो विश्व विजेता कहलाने वाला योद्धा आज जान बचाकर भाग रहा था। उधर राजा पोरस हाथी पर सवार सिकंदर की सेना को कुचलते हुए रणभूमि पर राज कर रहे थे। फिर पोरस ने आकाश में एक अग्निबाण छोड़ा। यह कोई साधारण तीर नहीं था, यह एक संकेत था। रणभूमि में प्रवेश करती है 130 हाथियों की विशाल सेना। इन हाथियों की गर्जना से यूनानी सेना की आत्मा थर्रा उठी। सैनिक डर के मारे उल्टे पांव भागने लगे। हाथियों ने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। धरती पर खून, आकाश में चीत्कारें। पोरस के योद्धा एक एक कर यूनानी सैनिकों को काट रहे थे, जैसे किसान फसल काटता है। विजय बस कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन तभी आकाश में काले बादल उमड़े। भीषण वर्षा शुरू हो गई। पूरी रणभूमि कीचड़ में बदल गई। रथों के पहिए धंसने लगे। हाथियों की गति रुक गई। पोरस की सेना की चाल थम गई और यहीं से सिकंदर को मिला एक मौका। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। कीचड़ ने पोरस की बढ़त को धीमा कर दिया। युद्ध का रुख अब पलटता दिखाई दिया, लेकिन तभी एक और गूंज, एक और दहाड़। रणभूमि में प्रवेश करता है खोखर, इतिहास में जिसके बारे में कम लिखा गया है, लेकिन जो अपने युद्ध कौशल के लिए कुख्यात था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का सिर भी इसी खोखर ने धड़ से अलग किया था। अब खोखर रणभूमि में था और पोरस की सेना को नया बल मिल चुका था। सिकंदर की सेना फिर से पीछे हटने लगी। दोनों पक्षों को भारी हानि हुई, सैनिक, हथियार, रथ और साथ ही आर्थिक रूप से भी। फिर भी एक ओर था सिकंदर का असीम साम्राज्य जीतने का सपना, तो दूसरी ओर राजा पोरस जो पर्वत की तरह अडिग था। लेकिन अब समय था बातचीत का। इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं पोरस ने सिकंदर को हरा दिया, कुछ मानते हैं कि यह युद्ध बिना निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ। पर यह तो स्पष्ट है, राजा पोरस झुका नहीं और सिकंदर भारत जीत न सका। झेलम की धरती ने देखा था कैसे एक भारतीय राजा ने विदेशी आक्रांता को उसकी औकात दिखा दी थी। सिकंदर जिस राज्य को जीत लेता था, वहां इतिहास चीखने लगता था। वहां माओं की ममता रो रही थी।
और धरती लहूलुहान पड़ी थी। सिकंदर की सेना ने उन सभी छोटे राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया जो उसकी राह में आ गए थे। राजाओं को मार दिया गया, महलों को जला दिया गया, और जो सबसे दुखद था, उन राज्यों की निर्दोष प्रजा पर जो कहर टूटा। औरतों की चीखें, बेटियों की सिसकियां। सिकंदर की सेना ने मानवता को रौंद डाला। कन्याओं और महिलाओं को दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया गया। उनके साथ जो हुआ वो आज भी इतिहास की सबसे काली स्याही से लिखा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा दरिंदा सिकंदर पोरस के लिए दयालु हो सकता था? नहीं, सच्चाई कुछ और ही थी। वास्तव में ये दयालुता नहीं थी, ये मजबूरी थी। सिकंदर को अब समझ आ गया था कि भारत उसकी सोच से कई गुना विशाल, वीर और अडिग है। पोरस से लड़ते लड़ते उसकी सेना थक चुकी थी, उसके सैनिक टूट चुके थे और उसका आत्मविश्वास चकनाचूर। पोरस की सेना भले ही युद्ध से क्षीण हो चली थी, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अजेय और पर्वत जैसी अडिग थी। इसीलिए सिकंदर ने पोरस को संधि का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, हे पोरस, इस युद्ध ने बहुत कुछ लूट लिया है। मैं अब आगे नहीं लड़ना चाहता। हमारी दोनों सेनाओं ने काफी बलिदान दे दिया। चलो इस विनाश को यहीं विराम दें। सिकंदर ने आगे कहा, मुझे केवल आगे बढ़ने की अनुमति चाहिए। बदले में मैं तुम्हें कई राज्य सौंप दूंगा जो पहले मेरी विजय में आए थे और तुम्हारे साम्राज्य की सीमाओं से लगते हैं। पोरस ने यह सुना। उनकी आंखों में अपने वीरों की चिताएं जल रही थीं। उनका दिल अपने सैनिकों की चीखों से दहक रहा था और जन जन की पीड़ा उनके निर्णय को झकझोर रही थी। उन्होंने महसूस किया, अब एक और युद्ध, फिर से हजारों मासूमों की मौत, फिर से माताओं की मांग उजड़ जाएगी। इसलिए राजा पोरस ने संधि स्वीकार कर ली। लेकिन यह कोई हार नहीं थी, यह एक राजा की दूरदर्शिता थी। एक ऐसा निर्णय जो अपने राज्य को, अपनी प्रजा को और अपनी संस्कृति को भविष्य के लिए बचा रहा था। उधर सिकंदर को लगा कि अब रास्ता साफ है, कि अब वो फिर से अपने सपने विश्व विजय की ओर आगे बढ़ सकेगा। पर उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे अब उसका सामना होना था चाणक्य से। वो मस्तिष्क जो तलवारों को भी झुका देता है, वो रणनीतिकार जो भविष्य बदल देता है। अब चाणक्य की बुद्धि भिद्देगी सिकंदर की तलवार से। क्या सिकंदर टिक पाएगा, या उसका विश्व विजय सपना भारत की मिट्टी में ही दफन हो जाएगा? जानिए इस महाकाव्य गाथा का अगला अध्याय सिर्फ देव बाबा चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय पोरस, जय भारत।